नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फ़ोन इन है। इस कार्यक्रम में आप फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपको बता दें, हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 28000177 और 28000178। और अगर आप बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो शिमला का एसटीडी कोड 0177 ज़रूर लगा लें। इससे पहले कि आज हम बातचीत शुरू करें, सबसे पहले आपका परिचय करवा देते हैं जो मेहमान हमारे स्टूडियो में आए हैं। आज हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर विनोद। नमस्कार। और साथ में हैं डॉक्टर दलामू। डॉक्टर विनोद, आप वैज्ञानिक हैं, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष भी हैं। और डॉक्टर दलामू, आप भी वैज्ञानिक हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विनोद, सबसे पहले आज हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि मध्यवर्ती जो क्षेत्र हैं जी, वो कौन कौन से हैं और उन क्षेत्रों की क्या खासियत है? किसान भाइयों, इस भूभाग में कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर के ऐसे क्षेत्र आते हैं जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 1000 से 1800 मीटर तक है। जी। और इस क्षेत्र में दोमट या रेतली दोमट मिट्टी पाई जाती है। आलू इसमें हो सकता है और विशेषता ये है कि इस क्षेत्र में आलू की 2 फसलें ली जा सकती हैं। एक जो आजकल जिसकी प्लांटिंग चली हुई है, जो जनवरी फरवरी से लेके मई जून तक ली जा सकती है, और ये जो फसल है ये इस क्षेत्र की मुख्य फसल है। अच्छा। लेकिन ये फसल लेने के लिए जो है सिंचाई की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। और जो दूसरी फसल है वो हम जो है वो अगस्त सितंबर से लेके जो है वो नवंबर तक ले सकते हैं, जो कि बहुत कम इलाके में लगाई जाती है। अच्छा। और ये जो फसल है वो वर्षा पर आधारित भी हो सकती है। और इस क्षेत्र में जो है वो मुख्यतः जो है वो पछेता झुलसा, अगेता झुलसा और ये जो पोटैटो ट्यूब नॉथ और ये कटवर्म की प्रॉब्लम जो है वो इस क्षेत्र में है। अच्छा जी। तो खासियत यही है कि इन इलाकों में 2 फसलें साल की ली जा सकती हैं और एक की बिजाई आजकल चली है। अच्छा। हाँ, जो जनवरी फरवरी में जो लोहड़ी के आसपास हम लगाते हैं उसकी बिजाई चली है। जी 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 डॉक्टर साहब। डॉक्टर दलामू, जो इन इलाकों के लिए उपयुक्त किस्में हैं, कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं वो? अगर हम प्रजातियां या किस्में कहें इस क्षेत्र के लिए जो उपयुक्त हैं, तो जैसे ये पहाड़ी क्षेत्र है तो इसके लिए हमारे जो भी पहाड़ी वैरायटीज़ हैं या प्रजातियां हैं वो उपयुक्त हैं। जैसे रिसेंटली जो रिलीज्ड हमारी वैरायटीज़ हैं कुफरी हिमालनी और कुफरी हिमसोना, जो इस एरिया के लिए काफ़ी सूटेबल है। थोड़ा सा अगर हम पीछे जाते हैं तो कुफरी शैलजा है और कुफरी गिरिराज है जो इस एरिया के लिए सूटेबल है। और हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो 1968 की जो कुफरी ज्योति है, जो आज तक काफ़ी प्रचलित वैरायटी है, वो इन इलाकों के लिए उपयुक्त है। और इसमें से मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि जो मैंने वैरायटीज़ एनलिस्ट की है वो एक सारी टेबल वैरायटीज़ है, यानी कि सब्ज़ी बनाने वाले आलू है। लेकिन जो कुफरी हिमसोना है वो वैरायटी जो है वो प्रोसेसिंग के लिए, हमारे जैसे हम प्रोसेस प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसके लिए उपयुक्त है। जी, हिमसोना की बात करें। हाँ जी, हाँ जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे इन्होंने प्रोसेसिंग की बात की, जी जी। तो जो विधायन की किस्में हैं जी, वो कौन कौन से इलाकों में हो सकती हैं? एक्चुअली जो विधायन के लिए आलू है जहाँ उसके लिए जो तापमान या वातावरण जो है, जहाँ जलवायु है, वो ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। अच्छा। अदरवाइज वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है जो कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। और जो मिट्टी का तापमान है जहाँ वो जो है वो 10-12 डिग्री सेंटीग्रेड से सेल्सियस से ऊपर ही रहना चाहिए। अच्छा जी। और एक बात और भी कि हार्वेस्टिंग के टाइम में जब आप आलू निकालते हैं तो उसमें जो ड्राई मैटर है आलू में, शुष्क पदार्थ जो है वो हमेशा जो है आपका 20% से ऊपर रहना चाहिए। अच्छा। और ये जो कंडीशंस हैं, ये जो हमारा जो जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ इसमें जो कांगड़ा और ऊना के जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं उसमें जो है वो विधायन की फसल हो सकती है और लोग लगाते हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा जो है वो कमाते हैं। क्योंकि जब ये आलू मार्केट में आता है तो जो प्लेन का आलू है, जहाँ जो आपका सब ट्रॉपिकल प्लेन का आलू प्रोसेसिंग का, वो मार्केट में नहीं होता।
अच्छा 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 जी कोल्ड स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ती है मतलब। जी। जो आप कह रहे हैं कि कांगड़ा और ऊना 2 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर उसका जो ज़्यादा मध्यवर्ती इलाका है, जैसे मध्यवर्ती आपका इलाका। नगरोटा, मलाह, परौर, ये जो जितना इलाका है आपका जी, पटियार का इलाका है जी, कांगड़ा जी, में, जी, हाँ। तो यहाँ पे जो है वो लोग विधायन की किस्में लगा के, जी, हाँ। इवन आप मतलब वो प्योरली विधायन की फसलें में नहीं लगाते, इवन इनका जो कुफरी ज्योति है जी, हाँ। वो भी प्रोसेसिंग जो आपकी इंडस्ट्रीज है वो उठा के ले जाती है उनको, अच्छा। इवन ज्योति को भी ले जाती है। जी 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 डॉक्टर साहब। अच्छा मैम, ये जो आपने डॉक्टर साहब ने बताया अभी विधायन के लिए जो जो क्षेत्र हैं, लेकिन जो विधायन की किस्में हैं उनमें क्या कुछ क्या खासियत हो सकती है उनकी? हाँ जी, जैसे ये विधायन या प्रोसेसिंग वैरायटीज़ है, डेफिनेटली जो हमारी सब्ज़ी वाले आलू हैं उससे काफ़ी डिफरेंट होते हैं। अच्छा इसके जी। लिए कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें ट्रेट है जैसे कि ड्राई मैटर। जी हाँ। जो ड्राई मैटर कंटेंट है उसका एक मिनिमम लिमिट होता है कि वो 20 या 21% से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा जी। इसके अलावा हमें रहता है कि रिड्यूसिंग शुगर एक कंटेंट होता है, उसका भी एक हायर लिमिट होता है कि 200 मिलीग्राम हमारा प्रति किलो आलू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि हम 1 किलो आलू लेते हैं तो उसमें 0.02% से कम होना चाहिए। अच्छा। इसके अलावा जो हमारी प्रोसेसिंग वैरायटीज़ हैं, क्योंकि ये प्रोसेस होना है, इसका हर एक क्वांटिटी मेजर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो आई डेप्थ है, जो आलू में आँखें होती है, वो काफ़ी शैलो होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा गहरी नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है, अगर आलू में आइज़ जो है वो गहरी है तो उसमें जो छिलाई के टाइम है वो काफ़ी लॉस हो जाता है। अच्छा। इसके अलावा जो प्रोसेसिंग वैरायटी है वो एकदम यूनिफॉर्म साइज से, मतलब एक जैसी देखने में होनी चाहिए, और इनका साइज भी जो है एक मीडियम साइज का जो है प्रेफरेबल रहे। जैसे आप चिप्स वगैरह के लिए इस्तेमाल हाँ करते जी, हैं। हाँ जी, फ्रेंच फ्राइज तो वगैरह उसमें साइज काफ़ी हाँ जी मैटर करता है, और यूनिफॉर्म साइज मीन्स एक जैसे आलू का पैदावार होना चाहिए, तभी वो यूज़ के लिए आगे इम्पोर्टेंट है। हाँ जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और कि जो बीज है जी जी। वो कैसा होना चाहिए? बीज हमेशा जो है वो सबसे पहले तो ये है कि किसी प्रमाणीकृत संस्था से लो। अच्छा। रोग रहित होना चाहिए, देखने में भी लगे कि रोग रहित है, ठीक है। और दूसरा जो है वो वायरस इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। वायरस इन्फेक्टेड ऐसे तो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर किसी आपने साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन से बीज लिया है, हाँ, प्रमाणीकृत संस्था से लिया है, तो जो है वो रोग रहित ही होगा, ठीक है। और आकार भी मैटर करता है, उसका जो बीज का आकार है वो आपका जो है 40-50 ग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऊपर नहीं होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा आलू ठीक नहीं है। ज़्यादा बड़ा आलू ठीक नहीं है, हाँ, क्योंकि हमने जो भी मतलब उसकी जो एग्रोनॉमी वगैरह जो डिफाइन की है वो ये 40-50 ग्राम आलू के लिए ही की है, हाँ। और इससे कम आलू छोटे साइज का आलू होगा उसमें भी प्रॉब्लम आती है। उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर कहीं सूखा पड़ गया, जैसे आपको जो है वो 20-25 दिन या 40 दिन का सूखा पड़ गया, तो अगर छोटे आकार का आलू होगा वो उगेगा ही नहीं। अच्छा, हाँ। और अगर आप बड़े आकार का आलू लगाएंगे तो उसमें जो है वो आपका जो है वो सीड रेट इतना ज़्यादा लगेगा कि पूछो नहीं। अच्छा जी, हाँ। तो उस चीज़ को अगर आपने एडजस्ट करना है तो उसकी जो है वो आपको पौधे से पौधे की दूरी जो है वो बढ़ाना पड़ेगी। जी, तो आपका कहने का मतलब कि जैसे जिन इलाकों पे नमी नहीं होती वहाँ तो छोटा आलू लगाना ही नहीं चाहिए, लगाना नहीं चाहिए। अगर आपके पास अगर इरिगेशन फैसिलिटी है, सिंचाई की व्यवस्था है, तो आप छोटा आलू लगाएंगे तो उससे आपका जो है ज़्यादा एरिया कवर होगा। नहीं तो सब आलू का जो बीज लगाते हैं तो उसके बाद कुछ जैसे आँखों की भी बात कर रहे थे, ये कोई ब्लाइंड होता है कुछ इस तरह का? वो तो ठीक है ना, वो तो जैसे बीज आता है तो ये नहीं कि आपने जो है वो कहीं से बीज लिया और सीधा जो आपका जो पैकेज है वो आपने जो है वो खेतों में खोला। अच्छा। ऐसा करेंगे तो आप जो है वो घाटे का सौदा करेंगे। तो जब भी आपने बीज खरीदना है कहीं से तो कम से कम लगाने से 20 दिन पहले जो है वो उसको जो है अच्छी तरह से बिछाएं, किसी जो है वो छायादार कमरे में बिछाएं और उसकी सॉर्टिंग अच्छे ढंग से करें, उसमें कटा फटा है उसको निकाल दें, है ना। और अगर अंकुरित नहीं है, पूरी तरह अंकुरित बीज नहीं लगाएंगे तो आपकी फसल लेट हो जाएगी। पूरी तरह अंकुरित हो, अगर किसी दूसरी वैरायटी का अंकुर है, जैसे हर एक किस्म का एक करैक्टर है, जैसे कुफरी ज्योति का जो अंकुर है वो बैंगनी रंग का है, अगर आपको जो है उसमें हरे रंग का अंकुर मिल गया तो उसको निकाल दो। अगर कहीं संतरी रंग का मिल गया, वायलेट कलर का निकले, उसको भी निकाल दो, क्योंकि वो वैराइटल मिक्सचर है। जी। और अगर आप एक गलत किस्म का आलू जो है वो खेत में लगाते हैं तो 1 से 10 बनेंगे, और आगे अगर वो बीज में लगाएंगे तो 10 से 100 बनेंगे। तो मतलब वो पूरी आपकी जो क्वालिटी है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको रोक रहा हूँ, माफ कीजिए, एक किसी का फोन है, कोई दर्शक फोन कर रहे हैं। हेलो
हेलो। हेलो। जी नमस्कार जी। अच्छा जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? अपना नाम बता दीजिए, जगह बता दीजिए। हैं जी? परमा, अच्छा जी, सुंदरनगर से बोल रहे हैं। जी जी, बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी किस सर, ऐसा है कि अगर जहां तक संभव हो आलू को काट के मत लगाओ सर, क्योंकि जैसे बात हो रही है कि आलू में ज़्यादातर जो विषाणु है वो वायरसेस होते हैं। जी जी और अगर आपने जो है वो आलू काटा और उसी, क्योंकि जो औजार है आपका उसको आप बदलते नहीं है बार बार, अगर बार बार उसी औजार से दूसरे आलूओं को काटेंगे तो आप विषाणुओं को फैला रहे हैं। जी जी और दूसरा, कटा हुआ आलू जो है, अगर उसमें मान लिया बीजने के बाद ज़्यादा बारिश पड़ गई तो आलू सड़ने की संभावना रहती है। जी दूसरा, आप ये मान के चलो कि जैसे आपकी उंगली है, अगर उंगली में कट लगेगा तो जितने जीवाणु हैं उनको एक एंट्री पॉइंट मिल जाता है। जी जी तो विषाणु, जो मिट्टी में जितने कीटाणु हैं उनको भी एक एंट्री पॉइंट मिल जाता है। जी। तो जहां तक संभव है आलू को काट के कृपया ना लगाएं। जी जी ना लगाएं, और अगर आपका बीज के लिए है तो बिल्कुल ही ना लगाएं। जी हाँ, क्योंकि उससे आपकी बीज की गुणवत्ता खराब होगी। जी, ये इसलिए पूछ रहे होंगे कि आज कुछ लोग लगाते हैं आलू काट जी, कर, जी, जी, जी। तो वो लगाना ठीक नहीं रहता है। जी डॉक्टर साहब, हाँ वो आप बात कर रहे थे, बीज की बात कर रहे थे। जी जी जी। जो बीज का आपने बताया कि अंकुर जो है वो हरे रंग का भी हो, अगर तो मिक्सचर जो है मिक्सचर निकालते हैं। अच्छा, फिर जो है वो आपको जो है वो, जैसे जब आप ध्यान से देखेंगे तो अंधे आलू हैं जिनमें जो है वो अंकुर नहीं है, जी। उनको निकाल दो। कुछ आलू आपको ऐसे दिखेंगे जिनमें जो है बिल्कुल जो है वो बाल की तरह पतले अंकुर हैं, उनको भी निकाल दे। जो हेल्दी अंकुर हैं आपके, उन्हीं को लगाएं। हेल्दी मतलब उसको 1-2 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं होने चाहिए। ज़्यादा लंबे अंकुर होंगे तो वो भी जब आप टोकरियों में खेत तक ले जाएंगे तो भी जो है वो टूट जाएंगे। और एक बार अंकुर टूट गया तो आने के लिए जो है आपको 15-20 दिन लगेंगे। और ये समझ लो कि आपने जो अपनी क्रॉप जो है 15-20 दिन लेट कर ली। डॉक्टर साहब, और ये जो प्लांटिंग के वक्त कोई क्या सावधानियां रखनी चाहिए? प्लांटिंग तो सबसे, जैसे बीज की बात हो गई। जी हाँ, जी तो हाँ, तो इसके बाद एक तो जो खेत का चुनाव जो है वो, जी जी हाँ, वैसे तो आलू जो है वो हर किस्म की मिट्टी में हो जाता है। सॉइल पीएच एक पैरामीटर है, पीएच जो है 5 से 8 होना चाहिए। अच्छा, है ना। और रेतली मिट्टी या दोमट मिट्टी जो है वो बिल्कुल उपयुक्त है। अच्छा। जो भारी मिट्टी है, भारी मिट्टी का मतलब चिकनी मिट्टी है। जी जी चिकनी मिट्टी जो है, जो भारी मिट्टी है, उसमें आलू की बढ़वार अच्छी नहीं होती है। अच्छा जी। हाँ, हो जाएगा आलू, लेकिन आपकी पैदावार अच्छी नहीं होगी। जी जी ढलान ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जल निकासी का जो है वो प्रबंध चाहिए। अच्छा, पानी खड़ा नहीं होना हाँ, चाहिए। पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। पानी खड़ा होगा तो सड़ने की समस्या रहती है। जी डॉक्टर साहब। हाँ, और एक ही खेत में मान लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे, मैं पोस्टेड हूँ जैसे कुफरी में, तो कुफरी इलाके में कुछ एक किसान ऐसे हैं, वो पिछले 10-15 सालों से ना एक ही जो खेत उन्होंने आलू के लिए रखा है, वो बार बार आलू लगाते हैं उसमें। अच्छा। तो कृपया जिस खेत में इस साल आलू लगाया, अगले साल उसमें आलू ना लगाएं। अगर आपके पास 3 खेत है ना, तो तीसरे वाले खेत में लगा लो, उस खेत में कोई दूसरी चीज़ लगा लो। ना तो आलू लगाना है और ना ही आलू की कुछ एक जो सिस्टर क्रॉप है, जैसे मान लीजिए बैंगन, मिर्ची जी और टमाटर, ये भी नहीं लगाने हैं। ये सारे सोलेनेसिस क्रॉप हैं। जी जी। और इनका जो तस्वीर या तस्दीर क्या बोलते हैं, वो एक जैसी है। जी जी, एक जैसी है। और अगर बार बार आलू लगाएंगे आप, तो इससे जो है वो जो मृदा और कंद जनित रोग हैं, वो जो है वो ज़्यादा होते हैं। जी, तो फसल बदल बदल के लगानी है। हाँ जी, बदल बदल के लगानी है। आलू बार बार एक ही खेत में आलू नहीं लगाना है। जी जी। डॉक्टर विनोद और डॉक्टर दिलामू, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और दर्शकों, अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।